ठीक है जी, देखो तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरेज बेसिकली क्वालिटेटिव स्टडी होगी आज। मतलब पहले तो आप ये सब कुछ पॉइंट समझो, हिस्ट्री इसकी जो थी। जो हमारा एक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जिसमें मतलब मैक्सवेल का था कि अगर एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। इसको बोला जाता है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और एक मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जिसमें इसको क्वांटाइजेशन रूल से बताया जाता है। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट द एक्सेलरेटेड चार्जेस, कहीं पर भी अगर चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ये फंडामेंटल पॉइंट आप शायद पहले जानते भी होंगे। तो इसी से ये एक्सपेक्ट किया गया कि एक्सरेज जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस की जाएंगी बाय सम एक्सेलरेटेड चार्जेस। ये मैक्सवेल की थ्योरी के बेस पे चल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्टों की थ्योरी लगी हुई है। ब्रैग्स की थ्योरी, मोजलेस की थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी, आइंस्टाइन की थ्योरी, काफी ज्यादा वर्क है इसमें। तो मेनली अगर आपसे थियोरेटिकली पूछा जाए कि एक्सरेज के सोर्सेस क्या होंगे, सोर्सेस ऑफ एक्सरेज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर डिफ्लेक्टेड, मतलब अपने रास्ते से भटक जाए वो, या फिर स्टॉप कर दिए जाए बाय द एटम्स ऑफ टारगेट। ये मेन पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा चैप्टर चलेगा कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन को डेविएट करते हो, मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते हो, या फिर उसकी वेलोसिटी को स्टॉप कर देते हैं, तो ये सोर्स हो जाएगा एक्सरेज के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आएगा तो आप इसी को टिक करोगे। सेकंड नंबर का पॉइंट में आपको एक्सरेज की वेवलेंथ का रेंज दिया जा रहा है, जो कि अराउंड 0.01 से लेकर के 0.1 नैनोमीटर के आसपास का है। ये इनकी वेवलेंथ की रेंज है। ये भी एक थ्योरेटिकल फैक्ट है। और ये नीचे तीन डायग्राम्स आप देख रहे हो, नीचे जो तीन डायग्राम देख रहे हो उसमें पहला डायग्राम जो है यहाँ पर जो ब्लैक कलर से दिखा है, ये एक्चुअल डायग्राम है। इसको कूलिस ट्यूब का नाम दिया गया है। मतलब रियल पिक्चर है उसकी, कूलिस ट्यूब की एक्चुअल पिक्चर। एक तरीके से ग्लास का चैम्बर है। अगर उसमें फोकस कर पाओ तो यहाँ पर एक प्लेट टाइप की चीज होती है जिसको हम लोग बेसिकली एनोड कहते हैं, टारगेट एनोड। तीनों डायग्राम्स मैंने इसलिए लिए हैं। देखो, एक रियल डायग्राम है, अगर आप देख पाओ तो एक स्लांटेड है, थोड़ा तिरछे वे में रखा गया है, स्लांटेड, इसको एनोड कहा जाता है। और उसके सामने एक सर्कुलर डिस्क टाइप की है जिसको कैथोड कह देते हो। और इनके बीच में फ्री स्पेस है। इसी का एक नीचे कलर डायग्राम भी है जिसमें एनोड को बेसिकली थोड़ा सा स्लांटेड दिखाया जाता है और कैथोड बिल्कुल फ्लैट वर्टिकल सरफेस है इसको। और तीसरा डायग्राम जो हम लोग को यूज करना है वो ये है कि जिसको सर्कुलर डिस्क यानी कैथोड कह रहे हो, वो बेसिकली किसी फिलामेंट से हीट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एफ जो है वो फिलामेंट को इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिकल फिलामेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे बाय द वोल्टेज वी एफ। तो वी एफ की वजह से कुछ करंट्स प्रोड्यूस करी जाएंगी उस फिलामेंट में। इस फिलामेंट में करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा। करंट की वजह से फिलामेंट में जो हीट जनरेट होती है, उस हीट के वजह से जो कैथोड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिजन होता है, जिसको कि थर्मियोनिक एमिजन का नाम भी देते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिजन है, वैसे थर्मियोनिक एमिजन भी है, जिसमें किसी भी मेटल को अगर आप हीट करते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन के एमिजन के एक्चुअल में चार तरीके हैं। एक तरीका कल हम लोगों ने देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन का। एक तरीका है हीटिंग इफेक्ट। एक और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक सेकेंडरी एमिजन। तो ध्यान से सुनिएगा पॉइंट्स को, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। फिलामेंट की हीट की वजह से जो इसके आसपास कैथोड रखा गया है वो हीट अप होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है। और अगर वो थर्मल एनर्जी कैथोड के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ था। फिर ये इलेक्ट्रॉन कैपिटल वी वाले वोल्टेज की वजह से एक्सेलरेट करते हैं, बिकॉज कैपिटल वी का पॉजिटिव साइड हमने टारगेट पर रखा है और नेगेटिव साइड जो है वो फिलामेंट की साइड पर है। इस ब्लू कलर के डायग्राम में भी देखोगे तो पॉजिटिव साइड इसका एनोड की तरफ है और नेगेटिव साइड जो होगा वो हमेशा कैथोड की तरफ। तो फिलामेंट की हीटिंग नंबर वन, हीट की वजह से कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स का एमिजन नंबर टू, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का एनोड की तरफ एक्सेलरेशन नंबर थ्री। और वो इलेक्ट्रॉन्स जब जाकर के एनोड को स्ट्राइक करते हैं तो फिर स्ट्राइक करने की वजह से यानी कोलिजन करने की वजह से उनमें डिफ्लेक्शन हो सकता है या वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर सकते हैं। और यही रीजन है
एक्सरेज के प्रोड्यूस होने का। एक्चुअल फिगर में आप देखोगे तो ये जो ग्लास चैम्बर है वो हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ये बेसिकली विंडो होती है जहाँ से एक्सरेज को हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थियोरेटिकल पॉइंट है, मतलब लेबोरेटरी में एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा उसका सिस्टम है ये। तो प्रोसेस जानना जरूरी है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिलामेंट से स्टार्ट होता है, फिलामेंट में करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसका हीटिंग इफेक्ट, उस हीट की वजह से कैथोड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होने पर वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, एनोड की तरफ एक्सेलरेट करते हैं बाय कैपिटल वी वोल्टेज, और ये कैपिटल वी नॉर्मली किलो वोल्ट्स में दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस में। फिर वो इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाकर के, जो स्लांटेड सरफेस आप देख रहे हो, ये जो स्लांटेड सरफेस है, यहाँ जाकर के स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेट हो गए वो। और मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से अगर वो एक्सेलरेट कर गए हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं जिनको एक्सरेज का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर इन एक्सरेज की इंटेंसिटी को प्लॉट किया गया है, और ये एक्चुअल फिगर है, मतलब ये जो दो ग्राफ आपको दिखाए हैं मैंने, ये एक्चुअल फिगर है, ओरिजिनल बुक से ही लिया गया है, जिस बुक से मतलब इस पब्लिश किया गया था, जिस बुक में पब्लिश किया गया था वही का डायग्राम है ये। तो इंटेंसिटीज को प्लॉट किया गया है, वाई एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो आई लैम्डा लिखा जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज का, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लैम्डा को प्लॉट किया जा रहा है। लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो वो डिफरेंट एटम्स के लिए है, और राइट साइड का ग्राफ डिफरेंट एटम, मतलब एक मॉलिब्डेनम के लिए है राइट फिगर, लेफ्ट वाली फिगर जो है वो टंगस्टन के लिए यूज करा गया है, मतलब मटेरियल चेंज किया गया उसके बाद दो ग्राफ लिखे गए। तो हमें इसमें हिस्ट्री में नहीं जाना। हाँ, आई लैम्डा का मतलब जरूर समझ लीजिएगा, आई लैम्डा का क्या मतलब है। तो आई लैम्डा का मतलब है इंटेंसिटी एमिटेड विद इन द वेवलेंथ इंटरवल डी लैम्डा फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब लैम्डा से लेकर के और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का जो इंटरवल बनेगा, किसी भी वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा का इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर जितनी भी वेव निकल के आएंगी उनकी इंटेंसिटी को हम आई लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। मतलब अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, किसी भी एक ग्राफ को ले लेते हैं हम, 40 किलो वोल्ट के डायग्राम को लेते हैं, तो सपोज अगर हम 0.4 वाली वेवलेंथ पे जाएं, तो 0.4 वाली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमको वर्टिकल एक्सिस पर कोई इंटेंसिटी दिख रही है, उसके आगे 0.5 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो वर्टिकल एक्सिस पर कोई और इंटेंसिटी दिख रही है, 0.6 पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। कुछ ऐसा ही ग्राफ, पता नहीं तुम लोग को कितना याद है नहीं याद है, लेकिन एक हीट वाले चैप्टर में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का प्लैंक्स का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही है। आप में से कुछ यस लोग को सर, याद है? द वीन्स लॉ वाला। हाँ, जहाँ पर वीन्स लॉ था कि यस जो, सर। हाँ, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं उनके ग्राफ भी लगभग ऐसे ही बनते हैं, उनमें भी एक मैक्सिमा आता है जिसको वीन्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। हमें, फिर बोल रहा हूँ आपसे, हमें सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, ये ग्राफ कैसे बना, किसने बनाया, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपका भी नहीं होगा। हमें इस ग्राफ के ऑब्जर्वेशंस देखने हैं सिर्फ, कि इस ग्राफ से जो चीजें मिली हैं उसका रीजन क्या है। जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो कुछ कंटिन्यूअस ग्राफ है और बीच बीच में अचानक से ये राइज कर जा रहा है। अचानक से अगर आप देखोगे तो अचानक से ये उठा है, राइट वाले ग्राफ में देखोगे तो अच्छा खासा जंप आ रहा है, मतलब एक कंटिन्यूअस ग्राफ चलता जा रहा है चलता जा रहा है, अचानक से उसमें राइज और स्पाइक टाइप की, जैसे आप हेयर में स्पाइक लगाते हो तो स्पाइक टाइप की चीजें आ रही है, फिर उसके बाद वो ग्राफ वापस कंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो हमें सिर्फ इनके बारे में ही स्टडी करना है। मतलब जब साइंटिस्टों ने ग्राफ बनाया तो उनको इस ग्राफ में तीन बातें समझ में आई। इन ग्राफ को देखने के बाद उनको तीन चीजें समझ में आई जिसका रीजन उन्होंने एक एक करके एक्सप्लेन किया। पहला, जो ये स्पेक्ट्रम बना है उसमें कुछ शार्प लाइंस हैं जिसको कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नाम दिया गया। शार्प लाइंस का मतलब ये जो के बीटा और के अल्फा से डिनोट कर रहे हो, इनको उन्होंने नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक। और इसको आगे चलकर मोजले के एक लॉ में एक्सप्लेन किया जाएगा। मोजले ने इसका रीजन बताया था कि ऐसा क्यों होता है। उसके अलावा बाकी स्मूथ कर्व जो आ रहा है उसको हमने कंटिन्यूअस एक्सरेज का नाम दिया है। दो तरीके की एक्सरेज पढ़ोगे, कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो एक हमारा कंटिन्यूअस एक्सरेज है जो स्मूथ कर्व है, इसके पीछे का रीजन बताते हैं आपको। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, अभी थोड़ा सा चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तब आपको बेटर क्लियर होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अभी।
अब ये तो नाम जो लिखा है इसको तो मैं खुद भी नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ, क्या लिखा है इन्होंने, ये जो नाम है ना कंटिन्यूअस के आगे मैं खुद ही प्रोनाउंस नहीं कर पाता, इसको क्या पढ़ेंगे? मैं तुम में से कोई अगर पढ़ पाए तो बताओ यार। ब्रेमस्ट्रालुम, ब्रेम, जर्मन वर्ड है। हाँ जर्मन वर्ड, हाँ ये एक्चुअली एक्सेलेस पूरा जर्मन से ही है, पता नहीं क्या है ना। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये होता है ब्रेक करना, शायद मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग द रेडिएशन, अगर इसको हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो। ठीक है। और तीसरा उन्होंने एक पॉइंट, देखिए 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए गए। एक कि जो भी ये ग्राफ बन रहा उनका एक कट ऑफ वेवलेंथ है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है उनका। ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ओरिजिन से कुछ आगे से स्टार्ट हो रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम कट ऑफ वेवलेंथ कह सकते हैं या लैम्डा एम कह सकते हैं। लैम्डा एम मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम, या इसको आप एचसीवी अगर पढ़ोगे तो उसमें कट ऑफ वर्ड यूज किया गया है, एनसीईआरटी में कुछ और वर्ड है कट ऑफ वेवलेंथ, कहीं कहीं पर इसको शॉर्ट वेवलेंथ भी कहा गया है, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है इसके। मिनिमम वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ, तीनों का मतलब एक ही है। तो ग्राफ के 3 पॉइंट्स और तीनों का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें। नंबर 1, there is a minimum wavelength. Number 2, the graph is continuous and sudden rise in the graph, जिसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सेलेस कहा गया। इन 3 पॉइंट्स के रीजन एक एक करके आते हैं। सबसे पहले रीजन ये दिया गया कि ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है ये क्यों आती है, मतलब ग्राफ 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। रीजन फॉर द कट ऑफ वेवलेंथ, और इस कट ऑफ वेवलेंथ का भी एक फॉर्मूला है, अभी ये भी किसी साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है 1.24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय v। ये v मतलब ये वाला वोल्टेज जो कैपिटल V है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है 1.24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय V नैनोमीटर का। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इसके लिए आपको यहाँ पर थ्योरी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड की तरफ एक्सेलरेट होते हैं और एनोड से कोलाइड करने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक्सरेज में कन्वर्ट होती है। ये रीजन दिया गया है। तो उसी रीजन का यूज करके कट ऑफ वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया जाता है, और एक्सप्लेनेशन ये है उसकी। देखिए, कट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू अ फोटोन with the maximum energy of electron, that is photon emitted when the electron loses all of kinetic energy in the single collision। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी ये भी समझो पहले। तो अभी जस्ट आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या बनता था। मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो वो कितनी एनर्जी लेकर के बाहर आते थे, मतलब कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आते थे या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेके आते थे या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी लेकर के आते थे, वो किस टाइप की एनर्जी लेके आते थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से। और उनको आप एक्सेलरेट करते हो 20,000 वोल्ट पर। तो जब हम 20,000 की वोल्ट पर उनको एक्सेलरेट करेंगे तो एनोड तक जाते जाते उनकी जो एनर्जी बन जाएगी, एनोड तक पहुंचते वक्त उनकी जो एनर्जी बनेगी, वो जब कैथोड से निकले थे तो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उनके पास, और 20,000 यानी कि 20 किलो वोल्ट, तो हम यहाँ पर 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐड कर देंगे इसमें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही सिचुएशन बनेगा, उनकी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं आती है। लेकिन उसके बाद उनको आप किलो वोल्ट्स में एक्सेलरेट कर रहे हो, यानी 20 किलो वोल्ट और एनर्जी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ये लगा सकते हो कि आप इनकी एनर्जी को 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान सकते हो, मतलब 20 किलो के सामने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मतलब ये मान सकते हैं कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि उसको आगे जो एक्सेलरेट करने वाली एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है, किलो के ऑर्डर में है, मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा है उससे। तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है।
अब हमने एक मोस्ट आइडियल कंडीशन ये मानी है कि ये जो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये पूरी एनर्जी सिंगल कोलिजन के अंदर फोटोन में कन्वर्ट हो गया। एक बार कोलाइड हुआ और एक ही बार में ये पूरा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो गया और फोटोन आ गया। तो उसी फैक्ट को यूज किया जाएगा। तो अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आपका V है, V एक्सेलरेटिंग, तो इसको E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, E इंटू इक्वल वी, टू और इसी को हम डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी यानी hc अपॉन लैम्डा से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपका लैम्डा m का फॉर्मूला बनता है लैम्डा m इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय E और वोल्टेज जो एक्सेलरेट करेंगे। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी कि जो hc है उसकी एक वैल्यू बताई थी आपको, लास्ट क्लास में भी बताया था। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1240 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे आपका E इंटू वोल्टेज। ये E और E कैंसिल कर जाते हैं आपके, और 1240 यही फॉर्मूला पीछे यहाँ पर दिया भी गया है। ये जो 1.24 इंटू 10⁻³ है, इसको आप वैसे ही लिख सकते हो 1240 डिवाइडेड बाई V, और यूनिट नैनोमीटर की आएगी, लैम्डा m की। तो क्वेश्चन इसमें बहुत थियोरेटिकल आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना होगा कि आपको कट ऑफ वेवलेंथ का रीजन है इलेक्ट्रॉन का 100% एनर्जी लॉस, वो भी एक ही कोलिजन में, बार बार कोलाइड करके नहीं करना उसको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर मल्टीपल कोलिजन्स भी आएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर साथ में देख लो, यहीं पर एक प्रॉब्लम इसको लिया हुआ है एक्सरे ट्यूब के अंदर। ठीक है, डेंटिस्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो 80 किलो वोल्ट के आसपास का वोल्टेज लगाते हैं उसमें, तो मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो आप 1240 डिवाइडेड बाय नीचे वोल्टेज की वैल्यू 80 किलो वोल्ट है, यानी कि 80,000 आप नीचे पुट कर दीजिए, इतना आंसर आपका नैनोमीटर में आ जाएगा, डायरेक्टली ये आ जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। 1240 डिवाइडेड बाय जो वोल्टेज तुमको दिया जाए, किलो वोल्ट है 80 किलो वोल्ट, उसको पुट करो, इतने नैनोमीटर के आसपास का लैम्डा की वैल्यू बनेगी, कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा 124/8000 की वैल्यू। ये कर ही लें, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो आप बता ही दो 124/8000 की वैल्यू जो बनेगी, मेरे ख्याल से पॉइंट, So 15.5 into 10⁻³ मतलब 0.0 के आगे बताना, पॉइंट्स में बताएं, पॉइंट्स में मेरे ख्याल से 0.01 करके कुछ आएगा, 0.015, 0.015, ठीक है। तो यही पहले भी कहा गया आपसे, देखो स्टार्टिंग में भी ये कहा गया कि एक्सरेज की जो रेंज आएगी वो हमेशा इसी में आएगी, वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, 0.01 से 0.1 के बीच की कोई भी रेंज आ सकती है। और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, ये भी ध्यान रखना है। एक तो यही फॉर्मूला है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है 50 किलो वोल्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है, उसमें 2 कोलिजन्स हुए हैं, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। पिछला वाला सिंगल कोलिजन था, आपकी बार 2 कोलाइड हुआ लगातार, और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया है, मतलब कि 2 कोलिजन्स के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है। और 2 बार कोलाइड होगा तो 2 बार फोटॉन्स बाहर आएंगे। जो दूसरा वाला फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ पहले वाले से 0.095 नैनोमीटर ज्यादा है। तो आपको ये बताना है व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ द 2 फोटॉन्स एंड व्हाट वाज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एमिशन ऑफ फर्स्ट फोटोन। तो अब इसको ऐसे समझो आप, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी की जो वैल्यू है, उसकी एनर्जी आपको दी गई है कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ये मानेंगे कि फर्स्ट कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, कुछ लॉस हो चुकी होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी, जितनी एनर्जी पहले थी उसमें से कुछ रिड्यूस कर देंगे, यानी कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कुछ एक्स अमाउंट मान लेते हैं, और ये एक्स भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मानेंगे, एक्स का यूनिट भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान रहे हैं, यानी कि एक्स एनर्जी पहले वाले में लॉस हो गई। तो अगर पहले वाले में एक्स लॉस हो गया, तो वो जो लॉस हुआ है एक्स किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो हम कर देंगे एच सी बाई लैम्डा के बराबर, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, फर्स्ट वाला केस। पर ध्यान रखना है एक्स किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसका ध्यान रखना होगा आपको। तो इसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिख सकते हो? इसको सिंप्लीफाइड वे में आप ऐसे कर सकते हो कि जो लैम्डा होगा फर्स्ट वाला वो लिखोगे 1240, और जो लॉस हुआ है एनर्जी का एक्स, क्योंकि किलो वोल्ट में है तो इंटू 10⁻3, डायरेक्टली ये फॉर्मूला, जितना लॉस होगा उसको डिनोमीटर में रखिए, 1240 डिवाइडेड बाय
लॉस्ट एनर्जी, सीधा सा रूल है। मिनिमम के टाइम पर हमने पूरी एनर्जी लॉस कर दी थी, अब की बार पूरी एनर्जी लॉस नहीं हुई है, कुछ ही लॉस हुआ है, तो जितना भी लॉस होगा वो 1240 डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ एनर्जी। किलो का था इसलिए 10⁻³ और लगा रहे, ये पहला वेवलेंथ है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यही इलेक्ट्रॉन सेकंड कोलिजन करता है आफ्टर सेकंड कोलिजन, और क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर ये सेकंड कोलिजन के बाद स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब अभी अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर चुका है, तो जो सेकंड फोटोन λ2 का निकल के आएगा उसको लिखेंगे 1240 डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोलिजन के बाद जो एनर्जी बची थी उसकी, यानी कि 50 माइनस एक्स, और ये पूरा किलो में है तो फिर से यहाँ पर 10⁻³ और लगाएंगे। ये सेकंड फोटोन की एनर्जी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकंड फोटोन की एनर्जी है वो पहले वाले फोटोन से 0.095 नैनोमीटर ज्यादा है, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि λ2 माइनस λ1 की जो वैल्यू है वो 0.095 है, और ये यूनिट्स नैनोमीटर में ही आएंगी, क्योंकि जब 1240 लिखते हो तो वहां पर यूनिट पहले से ही डिफाइंड है, ये यूनिट आएगी ही नैनोमीटर के अंदर। तो इन सब का ध्यान रखना है, कहीं आप यूनिट्स के चक्कर में फंस मत जाना जा करके कि या फिर जबरदस्ती कैलकुलेशन का टाइम बढ़ा दो अपना, ये सब नहीं। दैट मीन्स पूरी इक्वेशन ये बन गई आपकी 1240 डिवाइडेड बाय 50 माइनस एक्स हो गया यहाँ पर, माइनस 1240 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये 10⁻³ को हम राइट हैंड साइड पर लेके चले जाएंगे तो ये 95 के बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हैं एक्स की वैल्यू को, अगर टाइम अभी छोड़ दे तो मतलब ये तो समझ आ रहा है कि इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है जी, बोलो। और जब x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बट कैलकुलेशंस के बाद जब इस x की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको फर्स्ट फोटोन की वेवलेंथ λ1 भी मिल जाएगी और सेकंड फोटोन की वेवलेंथ λ2 भी मिल जाएगी, दोनों ही नैनोमीटर्स में आएंगे। ये पहले से बता दें, बार बार आपको कह रहे हैं यूनिट्स में कंफ्यूज मत करना अपने आप को, और अननेसेसरली आप इसमें टाइम न खराब करिएगा कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करने के लिए। दोनों ही नैनोमीटर्स में आंसर आएंगे, और ये जो x आएगा ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन तुमको HCV में मिलेगा, एक थोड़ा डिफरेंट वे में, उसको आप अपने आप प्रैक्टिस करना। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, वो भी डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसके अंदर टीवी का एग्जांपल लिया गया, टेलीविजन में भी एक्सरेज का यूज होता है, वहां पर 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं वहां पर, तो सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ। मिनिमम वेवलेंथ के लिए 1240 डिवाइडेड बाई 25 किलो है तो 10⁻³ डायरेक्टली, और इतना ही आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। दो ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर और एक कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर सिंगल फॉर्मूला है, जितने क्वेश्चंस आएंगे। ये ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, आप कह सकते हो, जो सेकंड ऊपर का क्वेश्चन है ये स्लाइटली एडवांस लेवल के साइड पर है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मल्टीपल कोलिजन्स कर रहा है, मल्टीपल एनर्जी लॉस कर रहा है और मल्टीपल फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं। और यही रीजन है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बनने का भी, ये भी बता दें आपको, ये जो कंटिन्यूटी आती है इसका रीजन भी यही है। इसका रीजन ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से कोलाइड करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉन 2 कोलिजन्स में एनर्जी लॉस करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन 3 कोलिजन्स में एनर्जी लॉस करेगा, कोई हो सकता है इनफाइनाइट टाइम कोलाइड करे। तो हर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ कोलिजन्स अलग अलग है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लॉस करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर कई सारी रेंज आती है एनर्जी लॉस की, और जब एनर्जी लॉस की कई सारी रेंज आएंगी तो करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स जो निकलेंगे उनकी वेवलेंथ की भी कई सारी रेंज आएंगी, और वही रेंज एक कंटिन्यूटी के फॉर्म में आपको ग्राफ में दिखती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू गोइंग टू द इंफिनिटी। ये भी पूछते हैं आपसे कि इस कंटिन्यूटी का रीजन क्या है, ये जो कंटिन्यूटी ग्राफ के अंदर आ रही है इसका क्या रीजन है, तो आप इसका रीजन यही दोगे, ईच इलेक्ट्रॉन कोलाइड इंडिपेंडेंटली and the loss of energy by electron from one electron to the other electron is different. Few electrons loses energy in single collision, few in 2 collisions, few in 3 collisions, few in 4 collisions, और ये भी फिक्स नहीं होता कि अमाउंट कितना लॉस करेंगे वो। तो बहुत सारी वेराइटीज है यहाँ पर एनर्जी लॉस करने की, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं और हर पॉसिबल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकल के आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूटी बन रही है ग्राफ के अंदर। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया।
अब इसके बाद दूसरा जो साइंटिस्टों को डिस्टर्ब कर रहा था वो ये कि ये जो स्पाइक बन के आ रहे हैं, ये स्पाइक क्यों बन के आ रहे हैं ग्राफ के अंदर, अचानक से उठा हुआ ग्राफ क्यों आ रहा है। तो इसका भी रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, इनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नाम दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दीजिए, आपको यहाँ पर क्लियर कर दो कि कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड किसके ऊपर करेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला देख करके आप बता सकते हो कि ये किसका फंक्शन है, किस चीज पे डिपेंड करता है ये कूलिंग ट्यूब के वोल्टेज पर। वोल्टेज पर। क्या ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो एनोड है वो कौन से मटेरियल का है, एनोड का मटेरियल कौन सा है? नो अगर आप ध्यान दो, देखो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, एनोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा ये, क्योंकि सिर्फ वोल्टेज ही है इसमें, सिर्फ वोल्टेज और कुछ नहीं है। यहाँ लिखा भी है आपसे कि जो ये कट ऑफ वेवलेंथ है वो इंडिपेंडेंट होता है टारगेट मटेरियल के, बट डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि वोल्टेज पे, कि वोल्टेज कितना है उसका, ट्यूब का वोल्टेज उस पर डिपेंड करेगा, बट टारगेट मटेरियल के इंडिपेंडेंट रहेगा ये। कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरेज अभी आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में पहले से ही बता दें कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं ये डिपेंड करते हैं टारगेट मटेरियल के ऊपर। जो लाइन स्पेक्ट्रम से वो डिपेंड करते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या था, और यही हमारा मतलब बोर्स और मोजलेस का कंबाइंड लॉ है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, तो सबसे पहले मोजलेस का ही कंट्रीब्यूशन है। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं उन्होंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनसाइड द एटम्स है, उसका रीजन ये है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्होंने इसको कहानी पूरी ऐसी समझाई है, यहाँ से स्टार्ट करके समझा रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट का उसको नॉकआउट कर दिया गया है, और कौन नॉकआउट कर रहा है, तो बाय बीइंग हिट बाय द फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द वोल्टेज। राइट वाले फिगर को देखो आप, n इक्वल टू 1 वाला जो सेल देख रहे हो आप, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसमें से। n इक्वल टू 1 वाली सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, दैट मीन्स कि वहां पर वैकेंसी क्रिएटेड है। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 या फिर n इक्वल टू 4 वाले सेल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में। और इसी डी एक्साइटेशन के प्रोसेस से जो फोटॉन्स निकलते हैं उनको उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का रीजन है। तो दो बातें हो रही हैं, सबसे पहले इनर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा, उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब हायर एनर्जी लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ डी एक्साइट करेंगे, और डी एक्साइट करने पर वो फोटॉन्स को एमिट करेंगे, जैसे बोर्स मॉडल में कहा गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोर्स मॉडल में भी यही बात कही गई है कि अगर लोअर एनर्जी लेवल वैकेंट है तो हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। और अगर 2 से 1 का ट्रांजिशन है, ध्यान दीजिएगा 2 से 1 का ट्रांजिशन, तो इसका नॉमेनक्लेचर भी है, 2 से 1 वाली ट्रांजिशन को के अल्फा का नाम दिया गया है। 3 से 2 का ट्रांजिशन है तो उसको एल अल्फा का नाम दे दिया गया है। इस तरीके से और भी नाम बताए गए हैं, के अल्फा, एल अल्फा, के बीटा, एल बीटा, इस तरीके के नॉमेनक्लेचर्स हैं। वो नॉमेनक्लेचर्स भी यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, देखो वो नॉमेनक्लेचर्स भी यहाँ पर समझाए जा रहे हैं किस तरीके से। के सीरीज का मतलब क्या होता है, के सीरीज का मतलब समझ लीजिएगा। के सीरीज का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजिशंस n इक्वल टू 1 पे आएंगे, मतलब अगर 2 से 1 का ट्रांजिशन है, 2 से 1, अगर कोई ट्रांजिशन आपका 2 से 1 है तो ये के अल्फा के नाम से जाना जाएगा। कोई ट्रांजिशन 3 से 1 है तो ये के बीटा के नाम से जाना जाएगा। मतलब जिसकी भी एंडिंग 1 पे होगी, जो भी ट्रांजिशन 1 पर एंड करेगा जाकर के, वो के सीरीज है। उस सीरीज के एलिमेंट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। ऐसे ही जो सीरीज 2 पर एंड करेगी, मतलब कि 3 से 2 का ट्रांजिशन, 4 से 2 का ट्रांजिशन, 5 से 2 का ट्रांजिशन, तो जिसकी भी एंड 2 पर जा रही है उनको हम लोगों ने एल सीरीज की नाम दी है। और उसमें सर हाँ जी सर जैसे कंटिन्यूअस एक्सरेज होती हैं सर, हाँ। उसमें भी आपका मतलब ये वेवलेंथ मतलब ये फोटोन निकलते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन टकरा है उसके बाद। और सर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें भी सर आपके फोटोन निकल रहे हैं, तो सर हाँ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या समझेंगे, मतलब जो फिजिकल लेवल पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो होता है मतलब क्या माने इसमें, तो क्योंकि यही तो निकल तो दोनों बताया, में रहे हैं। अरे तो अभी तो यही तो बताया तुमको क्या रीजन है, आप सर समझ, मतलब अभी बताया नहीं नहीं।
अभी बताया आपको रीजन, यहाँ पर फिर से सुन लो। पहला रीजन ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो कोलाइड कर रहे हैं एटम से, एटम भाई मैकेनिक्स में आप पढ़ते नहीं हो कि अगर एक पार्टिकल किसी से कोलाइड करेगा तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा वो कोलिजन्स में। जी सर। तो एनर्जी लॉस इन कोलिजन वो रीजन है कंटिन्यूअस एक्सरे का, और कैरेक्टरिस्टिक का रीजन वो नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक का रीजन है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। अच्छा ओके तो सर। ये डिफरेंशिएशन है इनके बीच में। तो भाई तभी तो कह रहे हैं मोजले का वर्क बोर्स मॉडल के बाद आया था। पहले, इसके पहले बोर्स ये बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होता है, थोड़े से और हिस्ट्री पे जाओ भाई। मैक्सवेल का सबसे पहला डाउट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता। मेरे ख्याल से जो स्टाफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, और हमसे बेटर आप लोग जानते होंगे कितने कितने मॉडल्स आए हैं इसमें। तो उसमें एक मॉडल जो आया था उसमें सबसे बड़ा फेलियर यही था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त अपना एनर्जी लूज क्यों नहीं करता, और वो स्पाइरल पाथ करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। शायद ये रीजन जी सर। आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऐसा एक मॉडल आया था जिसमें ये पॉइंट रेज हो गया था। तो जी सर। इसको Yes, बोर्स, sir. हाँ, इसको बोर्स ने अपने क्वांटाइजेशन रूल से एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। वो एनर्जी तब रेडिएट करता है जब वो ट्रांजिशंस करे, मतलब कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाने पर रेडिएशंस करता है, रिवॉल्व करते वक्त रेडिएशंस नहीं करता है। यही बोर्स मॉडल का सबसे बिगेस्ट पॉइंट था, क्वांटाइजेशन रूल जिसको कहा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने बाद जी में सर। अपना एंगुलर मोमेंटम भी यूज कर लिया था कि वो NH/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उसी बोर्स मॉडल को एज्यूम करके मोजले ने बोर्स मॉडल के बेस पे ही ये समझाया है। कोई अलग से थ्योरी नहीं लगाई इन्होंने। इन्होंने बोर्स मॉडल को ही एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि जब बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में एनर्जी निकल सकती है तो शायद यही रीजन है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का। ठीक है बच्चा। जी सर। हाँ, तो वही समझा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आती है, और कंटिन्यूअस एक्सरेज एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के टारगेट के कोलाइड करने की वजह से आती है। दो बेसिक रीजंस का डिफरेंस। ये नॉमेनक्लेचर्स आप देख लो, के सीरीज, एल सीरीज, क्योंकि पता चला आपको यही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन करोगे कैसे। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की थ्योरेटिकल बातें हैं कि क्यों होती हैं ये। इसको एक और, फिर मोजले का अपना एक और वर्क था, ये भी एक्चुअल फिगर है। ये भी एक्चुअल फिगर है, मतलब आपने किसी बुक से ही लिया है, स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ है। और बुक का नाम भी आपको बता दे रहे हैं, टिपलर करके बुक आती है, मॉडर्न फिजिक्स की सबसे अच्छी किताब है वो, टिपलर। ठीक है, बेस्ट बुक मानी गई है मॉडर्न फिजिक्स के लिए वो। तो उन्होंने क्या किया था मोजले के अपने लॉ में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्लॉट की, रूट ऑफ एफ को प्लॉट किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस पर एटॉमिक नंबर जेड को प्लॉट किया था। और उनके कई, मतलब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने किया, और उसके बाद जब ग्राफ प्लॉट किए तो उनको सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलने लगे। ठीक है जी, इसको मोजले प्लॉट भी कहा जाता है आखिर। मतलब हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुई है इस चैप्टर की। तो बोर्स मॉडल, बट बोर्स मॉडल के बाद मोजले का मॉडल आया है, बोर्स के ही सपोर्ट में लेकर के। वो लिखा भी है कि पहले बोर थ्योरी आई, बोर थ्योरी में सब कुछ बताया गया, तो मोजले ने भी वही रीजन मान लिया, रीजन द एनर्जी। मेरे ख्याल से आप लोग शायद अगर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, पढ़े हो भी, मतलब एक ये वाला फॉर्मूला जो, मतलब वहाँ केमिस्ट्री में डी एक्साइटेशन के लिए एक फॉर्मूला आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा दिया जाता है, 1/λ = R यस सर। स्क्वायर, और कुछ ऐसा होता है 1 1/n। बाय n माइनस माइनस हाँ 1 बाय n2। हाँ यस जी सर। बच्चा, ये है। देखो किसी भी चैप्टर को समझने के लिए ना थोड़ा बहुत तो आपको बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे हुई थी इसकी, तभी वो समझ ही आता है। तो पहले बोर का ये मॉडल आ चुका था, और इसमें हम लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से, 1/λ में लैम्डा को फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सकते हो। तो लैम्डा को हम यहाँ स्पीड ऑफ लाइट और ऊपर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बोर मॉडल में ये क्लियर था कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आती है। ये बोर मॉडल का पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो मोजले ने भी यही मान लिया कि इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की भी फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शन में जानी चाहिए। और ये मान करके, एज्यूम करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, और एक्सपेरिमेंट का डेटा कलेक्ट करके ग्राफ प्लॉट किया, और लकीली वो ग्राफ सही भी बन के आया, मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आ गई।
तो जब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आई तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू जेड, और इसी एजम्पशन के बेस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भगवान का नाम लेके स्टार्ट किया और लकली वो सही बैठ गया। बट प्रोपोर्शनलिटी नहीं आई एक्चुअल में, वो प्रोपोर्शनल मान के चल रहे थे बट प्रोपोर्शनलिटी नहीं आई, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनलिटी होती तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहे होते। मैथमेटिक्स में अगर आप y इक्वल टू एम एक्स कहते हो तब आप कहते हो कि y प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन अगर आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहते हो तो आप ये कहते हो कि y और x में लीनियर इक्वेशन है, ऊपर वाली प्रोपोर्शनलिटी है, नीचे वाली लीनियर इक्वेशन है। तो उन्होंने ये माना जरूर था कि प्रोपोर्शनलिटी आनी चाहिए, ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किए तब उनको ये समझ में आया कि यार ये प्रोपोर्शनलिटी तो आ नहीं रही है इसमें, यानी कुछ और रीजन रहा होगा। तब उन्होंने ये कहा कि ठीक है प्रोपोर्शनलिटी नहीं है बट रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में एक लीनियर इक्वेशन है, और बाद में उन्होंने उस लीनियर इक्वेशन को बताया भी कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी सम कांस्टेंट ए इनटू जेड माइनस बी करके इन्होंने अपना कुछ एक लॉ दिया था, इसको ए से डिनोट कर देने, कैपिटल ए इंटू जेड माइनस बी से, जिसको मोजले लॉ भी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसको समझो पहले आप, इस पूरे फिनोमेना को जो पीछे अभी तक दो पेज पे ये मैंने बातें की हैं, इसको एक और डायग्राम के थ्रू भी समझाया आपको, एक और डायग्राम के थ्रू कि क्या हुआ, किस तरीके से प्रोसेस हुआ। सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट करके आया था, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन नॉक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल ऑफ द एटम। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी के वाली शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आकर के अंदर वाले किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में है ताकि आपको एक डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। पहले एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एटम्स को हिट करता है, एटम के एक इलेक्ट्रॉन को वो बाहर आयनाइज करके निकाल देता है, जहां पर वैकेंसी आती है। उसके बाद एल वाला इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आता है, और जब एल वाला इलेक्ट्रॉन के वाली वैकेंसी को फिल करेगा तो फिर एल वाले में वैकेंसी आ जाएगी, और इसी ट्रांजिशन में एक एक्सरे बाहर निकल के आया जिसको कि के अल्फा का नाम दे दिया गया, के अल्फा। तो ये पूरी बात, पिछले 2 पेज की पूरी बात इस पूरे एक डायग्राम से समझ जाओगे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के पीछे का क्या रीजन बताया जाता है। और इसमें 3 बातें और हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो 3 बातें मैं बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से हैं, इसको ध्यान रखना। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 बातें कह रहे हैं। पहला, जिस टाइम पर एटम के अंदर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है, पुराना वाला रूल, मतलब एसपीडीएफ वाला रूल नहीं कह रहे हैं, पुराना वाला रूल कि n इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, n इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो पुराना वाला रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग जिस टाइम पर एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फिल्ड है, मतलब कि के वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पर यह माना जाता है कि ये एटम की एनर्जी 0। ये एक रेफरेंस मान लिया है कि उस टाइम पर एटॉमिक एनर्जी को एज अ रेफरेंस हमने 0 मान लिया है। फिर जब के वाले में वैकेंसी आ गई है इलेक्ट्रॉन की, तब इसकी एनर्जी को हम ईके से डिनोट कर रहे हैं। ईके मतलब, ईके का मतलब एनर्जी ऑफ एटम व्हेन देयर इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द के शेल, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। फिर जब एल वाले में वैकेंसी आ गई है इलेक्ट्रॉन की, तब हम इस एटम की एनर्जी को ई एल से डिनोट कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर पहले 0 था तो वैकेंसी वाली चीज हमेशा अनस्टेबल होती है, और आप ये केमिस्ट्री में जानते ही हो, अनस्टेबल सिचुएशन में एनर्जी स्टेबल वाली कंडीशन से हमेशा ज्यादा होती है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन अंदर फिल्ड हैं तो ये आपका स्टेबल एटम माना जाएगा, मिनिमम एनर्जी पर है, और उस मिनिमम एनर्जी को अगर आप 0 मानते हो तो उसके बाद की सारी एनर्जीज मुझे पॉजिटिव माननी पड़ेंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब बोर्स मॉडल पढ़ते हो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर बोर मॉडल में जब आपको एनर्जीज बताई जाती हैं, ध्यान से सुनना, तो वहां पर एनर्जी का कुछ अलग तरीका है। अगर हाइड्रोजन के केस में याद करेंगे, कुछ डेटा याद करो, तो n इक्वल टू 1 पर बोर मॉडल में ये कहा गया था कि एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n इक्वल टू 2 पर अगर आप जाते हो तो बोर मॉडल के अंदर एनर्जी का जो वैल्यू दिया गया है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 पर इसी तरीके से एनर्जी को डिफाइन किया गया है -1.5। हाँ, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एनर्जीज नेगेटिव हैं,
लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इसलिए है कि यहाँ पर हम रेफरेंस इन्फिनिटी पर मानते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर के एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। सिर्फ रेफरेंस का फर्क है। और यहाँ हमने अपना रेफरेंस बदल दिया है। यहाँ पर हमने अपना रेफरेंस बदल दिया है। हमने ये माना है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन टोटली फिल्ड है तब 0 है और वैकेंट होने पर पॉजिटिव है। सो ध्यान रखना आप, बोर मॉडल से और इसमें फर्क है। फर्क सिर्फ रेफरेंस को सेट करने का है और इससे इसलिए है क्योंकि हमको एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को डिफरेंस ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। और डिफरेंस ऑफ एनर्जी के लिए आप रेफरेंस कहीं भी मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ये वर्क एनर्जी पावर में भी बता चुके कि आप एनर्जी का रेफरेंस कहीं भी सेट कर दो, दो दो स्टेट्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने 0 एनर्जी कहां पर मानी हुई है। ठीक है, तो ऐसे में जब वैकेंसी पहले के वाले में थी तो एनर्जी की वैल्यू ई के है, और जब वैकेंसी एल वाले में हुई तो एनर्जी की वैल्यू ई एल है। और इनका डिफरेंस, जो डिफरेंस है वही आपका एक्सरे के फॉर्म में बाहर जाता है। यानी कि आप एक इक्वेशन लिखते हो कि एच सी बाई लैम्डा जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो के वाले सेल की वैकेंट होने पर एनर्जी ई के और एल वाले सेल में इलेक्ट्रॉन के वैकेंट होने की एनर्जी ई एल के डिफरेंस के बराबर आएगा। यही बोर मॉडल में भी कहा गया है कि डी एक्साइटेशन करने पर दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होता है वही चीज फोटोन के फॉर्म में निकल के आती है। यानी एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू ई के माइनस ई एल, ये चीज। और क्योंकि ये के सीरीज है तो ज्यादातर आप उसमें लैम्डा के नीचे लैम्डा के अल्फा भी लिख देते हो। यहाँ पर नीचे लैम्डा के अल्फा भी पुट करोगे। बोले ये बात ठीक है, यहाँ तक एग्री कर रहे हो आप? मतलब यहाँ तक चीजें समझ आई हैं? यस सर। है ना? चलिए, और इसी को बोर मॉडल से अगर कैलकुलेट करें तो इसी को आप बोर मॉडल से भी कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के इसको। तो यहाँ पर उसको हमने लिख भी दिया है आप लोग के लिए, पूरा लिखा भी हुआ है यहाँ पर। मतलब जो चीज पीछे पे पिछले वाले पेज पे समझाई है वो लिखा भी है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो कि लैम्डा के अल्फा बराबर एच सी डिवाइडेड बाई ई के माइनस ई एल। ये बेसिकली यही चीज लिखी जा रही है। यहाँ से लैम्डा के अल्फा की वैल्यू ई के माइनस ई एल और डिवाइडेड बाय लैम्डा, सॉरी डिवाइडेड बाय एच सी। सर जो ई के और ई एल है ये बोर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? नहीं नहीं, ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये निकालना नहीं है। देखिए एक और बात बता दें, मेरी बात सुनो। मोजले के एजम्पशंस हैं, मोजले कोई मैथमेटिकल प्रूविंग करके नहीं गए। क्योंकि बोर मॉडल एक्चुअल में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए नहीं है, यस सर। और यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन वाला एटम है। तो मोजले ने बोर मॉडल को एग्जैक्टली नहीं फॉलो किया, बट उन्होंने एक गेस वर्क लगाया कि यार बोर मॉडल में जेड स्क्वायर था तो यहाँ भी वैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली जेड स्क्वायर नहीं आएगा बट कहीं ना कहीं स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। उन्होंने एक आइडिया लगाया, एक इंट्यूशन लगाई अपनी कि बोर ने ये कहा था तो इसका मतलब बाकी के एटम भी कुछ कुछ वैसा ही काम करते होंगे। अंदाजा लगाया उन्होंने, यस। है ना? अभी बता रहे उसमें क्या किया उन्होंने। तो ये एक बार देखिएगा ऐसे सबको। और नेक्स्ट, अब यहाँ पर आओ, ये पूरा मोजले का वर्क है। जो मोजले के ग्राफ थे, मोजले वाले ग्राफ, उनके हिसाब से रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर ए इंटू जेड माइनस बी। अब मोजले ने अपने वर्क में इस कांस्टेंट ए एन की वैल्यू बताई। इन्होंने कहा कि ये अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग आएगा। के सीरीज के लिए अलग होगा, एल सीरीज के लिए अलग होगा, एम सीरीज के लिए अलग वैल्यू आएगी। तो उनके हिसाब से जो के सीरीज की वेवलेंथ होती है उनके लिए बी की वैल्यू 1 और एल सीरीज के लिए बी की वैल्यू 7.4। अब ये चीज हम लोग को नहीं पढ़नी है कैसे आया, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कैसे आया इससे हमें कोई मतलब नहीं है और आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये डेटा याद रखना है कि कोई भी के अल्फा, के बीटा, के गामा अगर ऐसा है तो बी की वैल्यू को 1 लेंगे। कहीं एल अल्फा है, एल बीटा है, एल गामा है तो मतलब बी की वैल्यू 7.4। बट एल वाली सीरीज के क्वेश्चंस आते नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ के सीरीज वाले आते हैं, और उसमें भी सिर्फ के अल्फा आता है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है के अल्फा को लेकर के, बाकी हमारे 12th स्टैंडर्ड पे नहीं आते कभी भी।
और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला तो हालांकि बुक से कॉपीड है, बट मैं से बता दूं कि ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है वो मैं अलग से समझा देता हूँ। इन्होंने ये कहा कि 1/λ ऑफ के अल्फा बराबर, जो फॉर्मूला बोर ने दिया था वही फॉर्मूला, आर इंटू जेड स्क्वायर, लेकिन इन्होंने जेड माइनस वन यूज कर लिया यहाँ पर, जेड स्क्वायर की जगह जेड माइनस वन यूज कर लिया, ये फॉर्मूला यूज किया, और फिर लैम्डा को उसमें रिप्लेस कर दिया स्पीड ऑफ लाइट और ऊपर फ्रीक्वेंसी ले जा करके, दिस इनटू, और क्योंकि आप अगर के अल्फा की बात कर रहे हो इसका मतलब n1 को 1 पुट करेंगे और n2 को 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये 1/1 माइनस 1/4 यानी कुल मिलाकर के 3/4 बन जाएगा ये। यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 3R C/4 और इंटू जेड माइनस वन, और इसका स्क्वायर रूट, अगर हम फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये जेड माइनस वन आ जाएगा। यही वो मोजले का लॉ है, यानी कि के अल्फा के लिए ये जो कांस्टेंट ए था, जो an है, इसकी वैल्यू के अल्फा के लिए, के अल्फा के लिए इसकी वैल्यू डिफाइन हो रही है √3 R इंटू स्मॉल c डिवाइडेड बाय 4, जिसमें आर रिडबर्ग कांस्टेंट भी है, ठीक है। और जेड माइनस वन का रीजन भी बताया, जेड माइनस वन का रीजन, ये जेड माइनस वन का स्क्वायर है यहाँ पर, जेड माइनस वन का रीजन भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, और इसका रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, इसका रीजन वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जेड माइनस वन का रीजन जो उन्होंने समझाने की कोशिश की वो ये कहना चाह रहे हैं कि बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब ये एल वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ट्रांजिशन कर रहा होता है, इनसाइड पे जब ये ट्रांजिट कर रहा होता है, तो अंदर इफेक्टिव चार्ज अगर आप देखो तो न्यूक्लियस के पास प्लस जेडी का चार्ज होगा, न्यूक्लियस के प्लस प्लस जेडी का चार्ज, और न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है माइनस ई के चार्ज का, यानी कि जब एल वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ट्रांजिट कर रहा होगा तो उसको अपने अंदर वाली स्पेस में टोटल कितना इफेक्टिव चार्ज दिख रहा होगा, ट्रांजिट करते वक्त एल वाले को अपने अंदर वाले पोर्शन पे, इनर ऑर्बिट्स के पास टोटल जो चार्ज दिखेगा इफेक्टिव चार्ज, वो प्लस जेडी न्यूक्लियस का चार्ज दिखेगा और एक माइनस ई का चार्ज बिकॉज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के। तो उन्होंने यहाँ पर एक इफेक्टिव चार्ज कंसिडर कर लिया प्लस जेडी माइनस ई करके, और जेड इफेक्टिव को इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू जेड माइनस वन हो गई है। ये उनका अपना लॉजिक था कि एल वाले इलेक्ट्रॉन को के हिसाब से जब देखोगे तो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन यानी माइनस ई के चार्ज का उसके चारों तरफ एक शील्डिंग की गई है, तो प्लस जेडी के चारों तरफ अगर माइनस ई का एक कवर लगा दोगे आप तो इफेक्टिवली जेड माइनस वन इंटू ई बन जाएगा, और इसी वजह से उन्होंने जेड स्क्वायर की जगह जेड माइनस वन स्क्वायर यूज कर दिया, पार्शियल शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द अदर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इन द केशन एज सीन बाय द इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2, ये उन्होंने रीजन दिया। फिलहाल सर हाँ जी, पूछो जो पूछना बताऊं। सर एल सीरीज में भी Z माइनस वन होगा? नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा जेड माइनस वन में, फिर बोल रहा हूँ उससे। देखिए ये जो एन और बी देख रहे हो ये अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग आएंगे यार, इवन के सीरीज के लिए भी एन की वैल्यू के अल्फा के लिए अलग होगी, के बीटा के लिए अलग होगी, के गामा के लिए अलग होगी। ये बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, मैंने इसीलिए आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी ये बात बोली थी कि हम बहुत डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, हमारी लिमिटेशंस हैं कुछ, हमें वो सिलेबस ही नहीं पता है, हमें वो थ्योरीज पता ही नहीं है, तो हम कहाँ से कर पाएंगे इसको। देखिए के सीरीज के लिए बी वन होगा, एन की वैल्यू अलग अलग आएगी, एल सीरीज के लिए बी 7.4 है। अब ये 7.4 का टर्म कहां से आया, हमको 7.4 तो आप कहीं से भी नहीं सोच पाओगे कि 7.4 का फैक्टर क्यों आ रहा है। तो होना भी चाहिए तो 9 होना चाहिए था अगर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम ये लॉजिक लगाए तो 9 आना चाहिए ना, शील्डिंग का लॉजिक लगाएंगे तो 9 बनना चाहिए ये, बट एक्चुअल में उन्होंने जब कंक्लूड किया इसको तो 7.4 निकल के आया। तो वो बहुत ही डिटेल्ड थ्योरी है, वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है, वो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज हमारी नॉलेज सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल की है, हायर एनर्जी मतलब इस वजह से हम लोग थोड़ा सा लिमिटेड हैं, नहीं कर सकते, मजबूरी कह लो आप हमारी।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना, आप सिर्फ इस मोजले लॉ की इक्वेशन को ध्यान से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोजले लॉ की इक्वेशन यानी कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर √3RC/4 और Z-1, बस ये पढ़ ले। बाकी फॉर्मूले जो रखे हैं वो क्योंकि बुक से कॉपीड हैं तो वो ठीक है, बट हमारे मतलब भर का फॉर्मूला यही है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देखो के अल्फा की वेवलेंथ निकालनी है, Z = 42 दे रखा है, तो वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, तो हम इसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे यार, 1/λ = R(Z-1)² और 1/N1² - 1/N2², सीधा सीधा आपके क्वेश्चन तो इससे हो जाएंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, न्यूमेरिकल करने के लिए। रिडबर्ग कांस्टेंट मेरे ख्याल से ये अराउंड 1.01 × 10⁻7, 42 - 1² और ये 3/4। बस इसको सॉल्व करिए, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और ये इतना आएगा, आंसर नीचे लिखा है 0.0723 नैनोमीटर। ये फिर एक्सरे की रेंज में आ रहा है, आप समझो, मतलब मोजले ने कोई भी चीज प्रूफ नहीं की है, सब कुछ इंट्यूशन के बेसिस पे था, लेकिन फिर भी जो लैम्डा निकल के आया ये उसी रेंज के अंदर आया जो एक्सरे का है, और यही से उनको लगा कि शायद जब मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, उनको अपने एजम्पशंस पे ट्रस्ट होने लगा कि मैंने सही कहा है, क्योंकि जो उन्होंने एज्यूम किया और बोर मॉडल के फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और जो कैलकुलेशंस की वो कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट से मैच कर गई, तो उनको लगा होगा कि शायद ये चीज सही है। बोले सही है ये चीज, आगे बढ़े फिर हम। यस सर। ठीक है, चलिए जो अब क्वेश्चंस कर लो, मतलब थ्योरी इतनी ही है इसमें, दो ही थ्योरीज हैं, एक कंटिन्यूअस एक्सरेज की और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की। अब इसके आगे की थ्योरीज पे आ जाओ, मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके, तो चैप्टर सही हो जाएगा। पहला, एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड एट 18 किलोवोल्ट, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इज। मिनिमम नहीं होगा यार, ये गलत लिखा है, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इज। सो नहीं सॉरी, ठीक है ठीक है, मिनिमम ही है, सही, ठीक है। जान तो ये उस बेसिस पर है, देखो हम लोगों ने कहा था कि एक हमारे पास कैथोड है, ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट किस बेसिस पर है। एक कैथोड है, उसके आगे कोलिस ट्यूब के अंदर ये कहा गया कैथोड के आगे इन द कोलिस ट्यूब एक एनोड है टिल्टेड फॉर्म में। तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पर आइंस्टाइन वाला मॉडल लगाओ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन के हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एक मिनिमम एनर्जी होगी जिसको जीरो कहा जाता है, और एक मैक्सिमम एनर्जी होगी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब ये यहाँ पर प्रोसेस वही है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। तो मिनिमम एनर्जी जीरो, मैक्सिमम कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होगा, और उसके बाद वो एक्सेलरेट कर गए टुवर्ड्स एनोड। तो जब वो एक्सेलरेट कर जाएंगे टुवर्ड्स एनोड 18 किलो वोल्ट से, तो एनोड पर पहुंच करके, एनोड पे पहुंचने के बाद तब आप मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी की क्या वैल्यू पुट करोगे। देखिए, एक है एमिशन के वक्त और एक है एनोड पर पहुंचने के टाइम पर। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब उनकी मिनिमम एनर्जी जीरो और मैक्सिमम कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की है। इस फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टाइम बिंग में 2 मान लेता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लेते हैं, तो 0 और 2। उसके बाद वो 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनमें ऐड कर देते हैं। तो जब वो एनोड पर पहुंच गए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लस निकलते वक्त जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी वो भी ऐड कर देंगे इसमें। ये अलग बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा 18 के सामने। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और उसी के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट की जाएगी बाय द फॉर्मूला हाफ mv², जिसमें मास इलेक्ट्रॉन का है, और इक्वल टू 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 18 × 10⁻3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको कन्वर्ट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज आंसर मैंने लास्ट में सब दे दिए हैं आपको, आप देख लेना, इसको स्टेप्स डिस्कस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में 20 किलो वोल्ट पर निकाल रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ निकालनी है।
सीधा सीधा फॉर्मूला मिनिमम 1240 डिवाइडेड बाय 20 और 10⁻³ नैनोमीटर में आएगा। लेकिन ये आंसर नैनोमीटर में आएगा, ऑप्शंस आपके एंगस्ट्रॉम में है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा उसको। तीसरा, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है उस एलिमेंट का जिसके लिए के अल्फा की वेवलेंथ दे रखी है 1.17। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ 1.785 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट 1.01 10⁻7 इंटू z-1 स्क्वायर और के अल्फा है तो यहाँ पर 3/4। इससे z की वैल्यू निकालना। कैलकुलेशन छोड़ते जा रहे हैं हम, बस आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो 2 ही 3 फॉर्मूलोज के ऊपर है। फोर्थ ये फैक्ट बेसिस पर है यार, इसका आंसर मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये ना एफिशिएंसी ऑफ एक्स-रे ट्यूब भी तो फैक्ट है, तो ये हमको थोड़ा सा देख करके आपको बताएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर फर्स्ट क्वेश्चन में सर जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं सर तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेंगे अपने ऑपोजिट सर, तो उसका इफेक्ट हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। हाँ, ओके सर। तो मैं कह रहा बच्चा क्वालिटेटिव इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें इसमें अनआंसर्ड रहेंगी आपकी, मतलब, और तभी तो मॉडर्न फिजिक्स है भाई ये। इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी एक्सप्लेन करने को बाकी हैं। नेक्स्ट, इसको देख लीजिए। 100 किलो वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं, 10 मिली एम्पियर और 0.2% ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज है, देन रेट एट विच द टारगेट इज हीटेड। कैसे करेंगे इसको? 100 किलो वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, 10 मिली एम्पियर करंट है। देखो, करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, इसको हम आई डिनोट कर रहे हैं फिलहाल। तो जो करंट आई है विच इज द चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1 सेकंड में जा रहे होंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, तो उनके लिए कह सकते हो कि ईच इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी ऑफ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबके पास। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, टोटल एनर्जी के लिए करंट अपॉन ई से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे मल्टीप्लाइड बाय 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि और 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज किलो में है, तो इतने जूल पर सेकंड की एनर्जी आई, इतने जूल पर सेकंड की। और इतने जूल पर सेकंड में से सिर्फ 0.2% एनर्जी एक्सरे में जा रही है, मतलब कि इसका 98% ऑफ द वैल्यू, 98% ऑफ दिस वैल्यू, नहीं 98 नहीं, 0.2 है ना वो, तो 99.8% ऑफ दिस वैल्यू इज एज हीट। और यूनिट लेकिन जूल्स में आएगी, क्वेश्चन में कैलोरीज में पूछा है, तो फिर वो जूल और कैलोरी का रिलेशन भी लगाना पड़ेगा अभी। मतलब यहाँ पर ये रिलेशन भी लगाओगे कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स वाला। कर लेंगे इसको आगे, मतलब आंसर ले आएंगे इसका। बोलो भाई, अगर आप कैलकुलेशंस लग रहा है आपको कि हो जाएंगे तो हम इसको आगे स्किप कर जाएं फिर। यस सर। मैंने सिर्फ स्टेप डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, हाँ जी। सर वो जो 1/e वाला टर्म आपने लगाया है सर, आई बाई, ओ सॉरी सर, आई बाई, तो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ओके सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर हाँ, सर हम किलो वोल्ट को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कंसीडर कर ले रहे हैं? नहीं ये तो वोल्टेज है ना एक्चुअली। एक मिनट को बताइएगा।
बच्चे आप लोग को म्यूट किया हुआ है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था। मैं बता दे रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट होता है बच्चा कि वोल्टेज और चार्ज का प्रोडक्ट वर्क डन होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, W इक्वल्स टू QV। तो अगर 100 किलो वोल्ट है और चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और जितने वोल्टेज के थ्रू वो एक्सेलरेट कर रहा है वो 100 किलो वोल्ट, इसको एनर्जी कह सकते हो आप, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है, जल्दी ले बताते हैं क्या होगा इसमें। 5 किलो वोल्ट है और करंट दे रखा है 3.2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट डिवाइडेड बाय ई, जैसे ऊपर किया, ऊपर वाले स्टेप में I बाई ई करो, आंसर आ जाएगा। इसमें वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है आपको। करंट बाई चार्ज, बिकॉज करंट है चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, डिवाइड कर लो ई से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। 7th का आंसर बताओगे, अब थियोरेटिकल है, बताओ क्या आएगा। जो कंटिन्यूअस एक्सरेज है इनकी बात कर रहे हैं वो देंगे आंसर। कट ऑफ से इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ, मतलब इसका जो ग्राफ दिखाया था वो मिनिमम से लेकर के इन्फिनिटी, यानी कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें से? सर बी। ठीक है, नेक्स्ट 8th वाला देखो, ये ग्राफ है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच का एक ग्राफ दिया गया है। अब बताएं इसमें क्या होगा। और ये देखो सारे आंसर जो आपको मिलेंगे ना, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया गया है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे कि जितना आपसे नोट्स दिए गए हैं मोर देन इनफ है, फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये जो ग्राफ एक्चुअल ग्राफ था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, 40 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट पे जाने पे ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू थी, इस पर क्या फर्क पड़ा है आपको। देखो जिस वेवलेंथ पर ग्राफ का मैक्सिमा आया था, हायर वोल्टेज पर गए तो उस ग्राफ का मैक्सिमा पहले वाले वोल्टेज से ज्यादा पे जा रहा है या पहले वाले वोल्टेज से कम पे जा रहा है, आप खुद करके देखो, इसको बताओ। कम पे जा रहा है सर। हाँ, तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये वैसा ही नहीं है जैसे कि थर्मल रेडिएशन में होता है कि जितने ज्यादा टेम्परेचर पे जाते हो, जो मैक्सिमा आता है वो उतनी ही कम वेवलेंथ पे आता है। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो ये इसी फैक्ट के ऊपर है, इसी फैक्ट के ऊपर है। क्या आंसर देंगे इसका, बताएं फिर। यही कह रहे हैं कि जब ये जो जिस वेवलेंथ पर ग्राफ का मैक्सिमा आ रहा है, ये वेवलेंथ अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये वेवलेंथ लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी या राइट साइड शिफ्ट कर जाएगी। ये सर लेफ्ट साइड डिक्रीज होता है। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन डिक्रीज डिक्रीज बी। हाँ फटाफट। 9th, लैम्डा मिनिमम इज द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस इन द एक्स-रे ट्यूब और लैम्डा के अल्फा इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा। तो ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज को बढ़ाने पर इनके डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। एक बार वापस उसी ग्राफ के ऊपर चलता हूं मैं लेकर के, वापस इसी ग्राफ के ऊपर आ जाओ। वो ये राइट वाला ग्राफ देखो, राइट वाला ग्राफ, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है यहाँ पर जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, कट ऑफ वेवलेंथ, और जहां पर आपका मान लो के अल्फा है, ये जो के अल्फा की वेवलेंथ है, वो कह रहे हैं कि ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है और ये जो के अल्फा की वेवलेंथ है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, लैम्डा मिनिमम और लैम्डा के अल्फा, तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, ये वोल्टेज के बढ़ाने पर क्या होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वो एलिमेंट पे तो डिपेंड कर नहीं रहे, सॉरी उस पे वोल्टेज पे, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वोल्टेज पे तो डिपेंड कर नहीं रहे। इंक्रीज करेगा, मतलब कि अगर आप वोल्ट, हाँ अगर आप वोल्ट, और यही ग्राफ देखो, बहुत सारे आंसर तुमको ग्राफ में मिलेंगे, एक बार ध्यान से देखना जरा ग्राफ को, लेफ्ट वाला ग्राफ ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला ग्राफ, लेफ्ट ग्राफ में अगर आप बहुत, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने एक्चुअल ग्राफ प्लॉट किया है, मैंने अपनी तरफ से ग्राफ बनाया भी नहीं है। अगर आप लेफ्ट ग्राफ को देखो, 40 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट पर गए तो नीचे वाले ग्राफ की एल सीरीज की लाइंस और ऊपर वाले ग्राफ की एल सीरीज की लाइंस, क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है, सेम प्लेस पर नहीं जा रही है। यस।
इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ वोल्टेज बढ़ाने पर बदलती नहीं है। जिस वेवलेंथ पर 40 किलो वोल्ट पर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, 80 किलो वोल्ट पर भी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ वही की वही है, लेकिन कट ऑफ वेवलेंथ पीछे शिफ्ट कर गई। यानी कि कट ऑफ और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चाहे एल अल्फा हो चाहे के अल्फा, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये डिफरेंस फर्स्ट ग्राफ में और दूसरे ग्राफ में, आप बताओ क्या फर्क पड़ रहा है इन डिफरेंस पे? इंक्रीज होगा। इंक्रीज सर होगा। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा। हाँ, तो जितने भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे मैं तुमको इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि नोट्स आपके पास पूरे हैं, ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। न्यूमेरिकल 2 ही 3 है, थियोरेटिकल ज्यादा है इसमें। तो इसका आंसर होगा जैसे अगर लैम्डा। हाँ जी बताओ। उस ग्राफ में सर अगर दो पीक्स दिए और पूछेगा कि के अल्फा कौन सा और के बीटा, बता तो रहे, वो वो भी बता कैसे? रहे हो, वो बता रहे, वो सब बता रहे हैं। आपको वेट करो, मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। ये भी फैक्ट बेसिस पर है कि जो एंटी कैथोड मतलब जो एनोड होना चाहिए वो किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए। देखिए, इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे था हमारे पास कि, और ये एक्चुअल है, ज्यादातर अमाउंट टारगेट के अंदर हीट में ही जाता है। ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर से बोला, फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन है वो सब रियलिस्टिक क्वेश्चन होते हैं। यानी ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में 98% 99% की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टारगेट को हीट करने में जाती है। तो आप कैसा टारगेट प्रेफर करोगे, जो जल्दी मेल्ट कर जाए या जो लेट, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें हीट सर लगातार हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप बताओ क्या ऑप्शन होगा इसमें? मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, यानी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए उसकी? और एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए? दोनों बातें, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर। पहली बात, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है यार, एटॉमिक नंबर लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? अब ऐसे ही क्वेश्चन में फंसते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये बड़े कंफ्यूज करते हैं हमें। तो देखिए, जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/z-1 स्क्वायर है। तो z जितना हाई रखोगे आपको, और आपको वेवलेंथ चाहिए कम, आपको 0.01 नैनोमीटर से लेकर के और सिर्फ 0.10 नैनोमीटर की ही रेंज चाहिए, क्योंकि यही आपका एक्सरे आता है, इसी को एक्सरे कहते हैं। सर हाई। सर हाई एटॉमिक नंबर। हाँ ठीक है। और कंडक्टिविटी सर हाई। किस, क्यों बच्चा? हाई कंडक्टिविटी से क्या होगा? कंडक्टिविटी सर लो होनी चाहिए, तभी रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा। भैया अगर कंडक्टिविटी लो हुई, इसका मतलब हीट उसमें से कंडक्ट नहीं हो पा रही है, तो सर मतलब रेजिस्टेंस लो होगा ना, तो वो तभी एब्जॉर्ब तो होगा ना। हीट अप तो होगा। हीट अगर कंडक्ट नहीं हो रही तो फिर तो वो एब्जॉर्ब हो रही है ना फिर यार। आप सोचो ना, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हाई कंडक्टिविटी का मतलब वो इजीली हीट कंडक्ट हो जाएगी, उसमें से फ्लो कर जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। सर हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई, समझिएगा। और अब ना भी समझ में आया तो अभी याद कर लो भाई, अब मैं यही ऑप्शन दे सकता हूँ कि याद कर लो, या तो इसको यहाँ पर एक्सरेज कैन बी मेड हार्डर, इसका क्या मतलब है? हार्ड एक्सरेज का क्या मतलब है? सर उनकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। हाँ, एक्चुअली दो तरीके की एक्सरेज होती हैं, एक होती है सॉफ्ट एक्सरेज और एक होती है हार्ड एक्सरेज। तो सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब होता है जिनकी एनर्जी लो हो, और हार्ड एक्सरेज का मतलब एनर्जी हाई हो, मतलब पेनिट्रेशन ज्यादा हो। हार्ड एक्सरेज का मतलब उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, और सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होनी चाहिए। और ये हम सबको पता है कि एक्सरेज जो होती हैं मेडिकल में ही यूज की जाती हैं। तो जो सर आपकी, एक मिनट, जो हमारी ह्यूमन, पोटेंशियल। एक मिनट बच्चा, ह्यूमन बॉडी का जो एक्सरे होता है उसमें क्या एक्सरेज हमारी बॉडी की बोन्स को क्रॉस कर पाती हैं? कभी अगर एक्सरे हुआ हो नो सर। जी सर। नो सर। नो सर। भैया, तभी तो पिक्चर आएगी बोन्स की यार, और कैसे जी आएगी? जी सर। जी सर जी। और अब बोन आपका सॉफ्ट मटेरियल है कि हार्ड मटेरियल है? हार्ड है। सर हार्ड हार्ड। मटेरियल। अब खैर इस पे डिबेट है, डिपेंड करता है कि किस एज की बोन की बात कर रहे हो आप, मतलब ना हो तो अर्ली एजेस पे बात करोगे सॉफ्ट है, आगे चल के भाई हार्ड हो जाता है। एनीवे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एज पर द रिक्वायरमेंट कहीं पर सॉफ्ट एक्सरे यूज की जाती है, कहीं पर हार्ड एक्सरे, जिसका मतलब लो एनर्जी लो पेनिट्रेशन, हार्ड एक्सरे हाई एनर्जी हाई पेनिट्रेशन। अब बताओ ऑप्शन क्या होना चाहिए? सर ए। सी। सर ए एंड सी। ए एंड सी। सी होना चाहिए। सर एंड ए सी होगा सर।
सिर्फ ए या ए और सी? ए ए तो समझ में आ रहा है, एनर्जी बढ़ाने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। जी सर। तो सी भी होगा, क्यों बच्चे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे स्ट्राइकिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। ये वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तरीके से समझो ना। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कि अगर आप फिलामेंट की करंट को कम ज्यादा करते हो तो इससे इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे पे फर्क पड़ता है, मतलब कितने फोटॉन्स निकलेंगे वो डिसाइड होगा। लेकिन उनकी एनर्जी कितनी होगी ये तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। फिलामेंट में ज्यादा हीट करने का मतलब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा एक्सरे आएगी। एक्सरे का अमाउंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि हर फोटॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। जी सर। बस सर। समझ गए ना बच्चे इसको? तो सिर्फ ये ऑप्शन 12th। अब यहाँ पर ऐसे दो के अल्फा दे रखे हैं आपको, ये एक डॉटेड ग्राफ है, एक सॉलिड ग्राफ है, ठीक है। जो सॉलिड ग्राफ है वो वोल्टेज VA के लिए है और एटॉमिक नंबर ZA के लिए है, और जो डॉटेड वाला है वो वोल्टेज VB और एटॉमिक नंबर ZB के लिए। बताओ क्या ऑप्शन होगा? दो ग्राफ दिए गए हैं इसमें। पहली बात तो आप कट ऑफ वेवलेंथ को देख के बताओ। जो मिनिमम वेवलेंथ है वो प्रोपोर्शनल टू 1/v होती है, इसको देख करके बताओ। सॉलिड लाइन का मिनिमम वेवलेंथ और डॉटेड लाइन का मिनिमम वेवलेंथ देखो। जिसकी मिनिमम वेवलेंथ सॉलिड का ज्यादा, सॉलिड जिसकी मिनिमम वेवलेंथ ओरिजिन के क्लोज है, सॉलिड वाले की मिनिमम वेवलेंथ ओरिजिन के ज्यादा पास है, यानी उसकी वैल्यू कम है, यानी उसका वोल्टेज ज्यादा है। चाहता हो तो वोल्टेज ऑफ ए मोर देन वोल्टेज ऑफ बी। और सॉलिड वाले में के अल्फा का वेवलेंथ और डॉटेड वाले में के अल्फा का वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के अल्फा की जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/z-1 स्क्वायर चलती है। तो जिसके के अल्फा की वेवलेंथ कम है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सर ए का ज्यादा है। डॉटेड वाले का ना, डॉटेड वाले के अल्फा की वेवलेंथ कम नहीं है, यानी डॉटेड वाले कर्व का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यानी जेड ऑफ बी मोर देन जेड ऑफ ए है। कोई बना ऑप्शन इसमें से? VA मोर देन VB और ZB मोर देन ZA? सर बी। ठीक है जी। फिर को आराम से समझ लो, फ्री के नंबर्स हैं इन सब में, जिसको समझ आ गया उसके लिए बड़ा हलवा है ये। नीचे वाला 13 बताओ। इलेक्ट्रॉन्स विद द एनर्जी 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टंगस्टन के ऊपर जा रहे हैं, और के शेल इलेक्ट्रॉन हैव -72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसका मतलब जानते हो क्या है? माइनस में, जब एनर्जी माइनस में दी जाती है इसका क्या मतलब होता है आपको ये भी बता दें आपको। मतलब समझ लो हर एक चीज। मैं आपको ग्रेविटेशन का एग्जांपल भी देता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल देता हूँ, कई सारे एग्जांपल से समझो। ग्रेविटेशन में हम ये कहते हैं कि कोई मास m है, अर्थ मान लेते हैं, और उसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है m मास का। तो इस सैटेलाइट की एक एनर्जी बताई जाती है आपको, -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। और पता नहीं आपको याद हो नहीं याद हो, यहाँ पर एक और चीज बताई जाती है, बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट, सैटेलाइट्स की बाइंडिंग एनर्जी, और वो इसी का पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं हम लोग। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी, देखिए ये तीनों आर्टिकल सिमिलर है। ग्रेविटेशन में सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर चलते हैं। जब ये कहा जाए कि एनर्जी माइनस में है तो नेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, वो बाउंडेड टू द न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाउंडेड है। तो अगर हम 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में दे दें तो वो बाउंडेशन खत्म हो जाती है और के शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद वो बाहर निकल पाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा यूज करना, जब भी ऐसा कहा जाए कि के शेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -72.5 है, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर निकालने के लिए
प्लस 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन 80 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट होके आ रहा है, क्या ये कैपेबल होगा के वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, मतलब के वाले इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए क्या इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब के सेल से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब के सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एल वाले से के की तरफ कोई ट्रांजिशन होगा, यानी कि के अल्फा वाली वेवलेंथ आएगी। अब आप सुनो, इलेक्ट्रॉन के पास 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, जिसमें से 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, बोलो समझ में आई? ये दो बातें आई समझ में? जी सर। बचा Yes, sir. कितना? बचा कितना? सर 7.5 7. क्या करेंगे अब? सर इसमें तो डिपेंड करेगा सर, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है किसी में सर, मतलब क्वेश्चन में कि पूरी पूरी एनर्जी उसको दे दी गई है, तो सर इसीलिए फिर हम लोग देखेंगे सर कि कौन कौन सी एनर्जीज दी जा रही है, मतलब पूरी 7.5 दी जा रही है या 6.5 ऐसा कर। नहीं, इसमें सर वो काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म हो जाएगा। आराम से कोई जीरो नहीं कोलिजन में लॉस हो जाएगा। यस सर, काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी। ठीक है बच्चा, वो ठीक है, बस एक मिनट सुन तो दो। मल्टी करेक्ट है ना ये? एक तो एक ऑप्शन तो पहले क्लियर करो, ये मिनिमम वेवलेंथ वाला पहले क्लियर करो कि ये सही है या नहीं है। मिनिमम वेवलेंथ वाला तो वो तो इससे निकाल सकते हो, 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले से कंफर्म कर लो। पहले तो इसकी बात करो, लैम्डा मिनिमम सही है 1240। क्या सही है मतलब, ये ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? सर, डी वाला। तो मिनिमम वेवलेंथ सही आ रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगा कि नहीं होगा, मतलब के अल्फा के बीटा इस टाइप की कोई चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो के शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। के शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर एटॉमिक डी एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक भी आएगा। ये बात आ रही समझ में आपको? यस सर। जी सर। तो क्या ऑप्शन देंगे इसे? क्या मतलब मिनिमम तो 0.15 है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी आएगा, तो डी ही ऑप्शन हुआ। सर सी भी हो सकता है सर। कैसे? सर एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ टंगस्टन कैरेक्टरिस्टिक तो निकल ही सकता है सर, उसकी एनर्जी से तो ज्यादा ही मिल रही है उसको। हाँ, सी भी होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, वो दोनों ही होंगे, मतलब मिनिमम वाला भी होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बताओ, ये जो कांस्टेंट ए और बी मोजले लॉ में थे उनके बारे में। कांस्टेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टारगेट मटेरियल, सही है कि गलत है? अभी हम लोगों ने के अल्फा के लिए ए की वैल्यू ली थी √3 RC/4 और बी की वैल्यू 1 ली थी, तो क्या ये टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट चलिए, दिस सीरीज पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि के अल्फा और एल अल्फा, मतलब के सीरीज। यस सर, यस करते हैं सर। यस सर। चलिए, तो फिर बाकी गलत ही है। The value of A is different for different series, but it is same for every member of a particular series. ये समझ पा रहे क्या कह रहे हैं? यस सर। सर के अल्फा और के बीटा की बात कर रहा था। सीरीज मतलब के के सीरीज सीरीज, में, यस सर, के और सीरीज में के अल्फा। और मेंबर मतलब अल्फा बीटा सही गामा। है। कैसे सही है, अच्छा बताओ। सर गलत हो गया ना सर, सर, बी आपने तो होना बताया था चाहिए कि था। वो हल्के अलग अलग होता है। तो गलत है ना, डी ऑप्शन तो गलत हुआ यस फिर। सर, गलत है। सब बी होता था सही। हाँ, मतलब फिलहाल अब जो होता तो अलग बात है, लेकिन जो सामने है उसके हिसाब से तो ए और बी रखे। 15th बताओ, वैल्यू ऑफ बी इज सेम फॉर एवरी सीरीज। अभी पीछे इसके बारे में बोल चुका हूं मैं, मतलब अगर के सर सीरीज। गलत हो गया ना सर। कहाँ गलत सर है? एवरी सर हाँ, अच्छा सर एवरी सीरीज, भैया 7.4 मेरे, सही सही सर, अभी आप शायद समझ गया सर। हाँ सही है सर, यस सर, यस ठीक है, सही है सर, समझ 7.4 गया। होगी। ठीक है। के सीरीज मतलब बी और एल सीरीज के लिए फिक्स है, सीरीज के लिए ए और बी, सीरीज की बी वैल्यू फिक्स होती है, तो ये ठीक है। उसके अलावा
The value of B is different for different series, but it is same for every member of a particular series. पहला वाला गलत हो गया, सॉरी यार, पहला गलत ऑप्शन है। सर पहला गलत, हाँ, बी वाला सही सही है, है। बी हाँ। वाला सही है। सी वाला ऑप्शन गलत है सी। वैल्यू ऑफ बी फॉर के बीटा इज मोर देन के अल्फा। दोनों के सीरीज है। अबे दोनों के सीरीज है। नहीं सर गलत है। गलत है। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर करोगे या फिर तो 16 थोड़ी कंफ्यूजन। नहीं, कंफ्यूज तो तभी तो आज प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। इतनी प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ थ्योरी बता के छोड़ देते तो फायदा ही नहीं होगा कोई। अब इसके बाद आप एच सी वर्मा से और लगा लीजिए, खत्म। मेंस एडवांस दोनों की तैयारी हो गई। और आखिरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही भी। इतने करने के बाद अब इसमें कहाँ पूछोगे यार? हमने सबको तो एक तरीके से बिल्कुल डेप्थ में जाके क्वेश्चंस की स्टडी की गई है। 16th, के अल्फा एक्सरे एमिटेड फ्रॉम द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 31 एफ है, तो फिर के अल्फा दूसरे एलिमेंट 51 से क्या होगा? तो यहाँ पर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ए डी आएगा। हाँ इनटू एटॉमिक नंबर z -1 मोजले लॉ। और दूसरे वाले के लिए हम इसको एफ डैश मान लेंगे, ए उसका एटॉमिक नंबर 51 -1 कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब मोजले लॉ पर यूज करो। रूट ऑफ एफ इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाइए, जिसमें बी की वैल्यू के सीरीज है तो 1 है और ए की वैल्यू भी फिक्स होती है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो एफ डैश निकालना होगा आपको, कितना आएगा? कौन सा? डी 25। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर हालांकि यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी हमें आंसर देना ही है क्योंकि कभी कभी बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन रूट एफ एंड जेड फॉर के बीटा क्या बनेगा? एंड के अल्फा। तो रूट ऑफ एफ जब के अल्फा का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला निकल के आया था रूट ऑफ 3RC/4 और यहाँ पर z-1। अब यहीं पर अगर आप रूट ऑफ एफ ऑफ के बीटा है ना, हाँ के बीटा, तो कितना आएगा? देखिए ये जो 5/66 हाँ, कैसे आएगा वो यार? सर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर करेंगे तो हाँ मतलब एक्चुअली जो के बीटा है उसमें जो उनका फॉर्मूला है ना r इंटू जेड -1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और के बीटा का मतलब 3 से 1 में जाना होगा, तो 1/3 का स्क्वायर। तो इससे देखो क्या आएगा, मतलब जैसे यहाँ 3/4 आया है उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 1 - 1/9 8/9, मेरे ख्याल से 8RC/9 है, ऐसे कुछ आएगा यार, बोलो। यस सर। ये तो आएगा ना यार। यस सर। तो अब स्लोप क्या आएगी? स्लोप क्या आएगी इसमें पहले ग्राफ में? क्या यही स्लोप नहीं है √3RC/4 अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जाएं? रूट ऑफ एफ और जेड। यस सर, यस सर। तो रेशियो ऑफ स्लोप क्या बन रहा है? कोई ऑप्शन बन रहा है इसमें? रेशियो ऑफ स्लोप मतलब कि बी √3RC/4 पहले एक मिनट, किससे किसका रेशियो निकालना है? के बीटा से के अल्फा निकालना है, सॉरी, तो पहले के बीटा होना चाहिए। तो रूट ऑफ 8RC/9 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3RC/4। चलिए अगला बताओ, 18 बच्चों क्वेश्चन हो रहे हैं। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को डबल कर दिया तो डिफरेंस बिटवीन द के अल्फा लाइन एंड मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ बताएं। बच्चा जी अभी तुमने ग्राफ दिखाया था तुमसे कि अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हो तो जो के अल्फा और कट ऑफ सर वेवलेंथ डी ऑप्शन होगा सर, लेस देन 2 टाइम्स होगा। ये बढ़ता है, लेकिन अभी कितना बढ़ेगा ये क्वेश्चन है। बढ़ेगा तो, लेकिन कितना बढ़ेगा? है ना बच्चा, कितना बढ़ेगा? क्या ये देखो, एक काम करो, इस डिफरेंस को x मान लेते हैं, तो ये x की वैल्यू हुई लैम्डा के अल्फा
माइनस मिनिमम वेवलेंथ को हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट जो 1240 था और डिवाइडेड बाय वोल्टेज अब वोल्टेज को बड़ा कर देंगे तो नया डिफरेंस में एक्स डैश मान लेता हूँ। लैम्डा के अल्फा का वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, ये वैल्यू फिक्स है। माइनस इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, अब डिनोमिनेटर में 2 भी आ गया। तो एक्स डैश, अब आपको क्या करना होगा, आपको ये बताना है कि जो एक्स डैश है वो एक्स का डबल है या क्या है उसमें से। समझ पा रहे हो क्या करना है इसमें भैया आपको? सर एक्स डैश माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे सर, उससे हम लोग एक्स डैश की वैल्यू निकाल ये ऐसे लेंगे भी सर, कर वो सकते लेस देन 2। एक्स प्लस सी बाई वी इक्वल टू एक्स डैश प्लस सी बाई 2v, ये भी कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो एक्स डैश की जो वैल्यू बन रही है वो यहाँ से वो 2x मतलब प्रॉपरली सॉल्व भी कर लेते हैं ना, प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक्स डैश मतलब जो नया एक्स प्लस सी बाय 2b बनेगा एक्स डैश की वैल्यू। एक्स प्लस सी बाय 2b मतलब एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि डिफरेंस बढ़ गया, पुराना डिफरेंस एक्स था, नया डिफरेंस एक्स डैश है, तो डिफरेंस बढ़ा। बट कितना बढ़ा ये कैसे पता लगाओगे? एक्स डैश की वैल्यू 2x से ज्यादा है, 2x से कम बढ़ रहा है, ये क्लियर है। तो ये दो तो ऑप्शन गलत हो गए। अब बिकम्स मोर देन 2 टाइम्स है या बिकम्स लेस देन 2 टाइम्स है, ये एक प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को समझने में, इसको कैसे आंसर करें। फिर एक्स डैश में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी बाई वी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। एक्स डैश में से 2x को माइनस करें अगर, तो एक्स डैश माइनस 2x का मतलब हो गया एक्स प्लस सी बाई 2b माइनस 2x, यानी कि सी बाई 2b माइनस एक्स। ये मुश्किल है यार बता पाना, अभी हमको लग रहा है। कैसे बताओगे बच्चा? ये तो ग्राफ देख के ही बताया जा सकता है, ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, मतलब इसको मैथमेटिकली तो बता पाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। आप ग्राफ को देख के ही बताओ। तो देख एक बार ग्राफ को यूज कर लेते हैं, जो ग्राफ बताया गया था ना उसको यूज करें। कहाँ गया ये वाला? तो मेरे ख्याल से इसी के बेस पर होगा कि देखो जो डिफरेंस है, ग्राफ देख करके लग रहा है कि डिफरेंस बढ़ रहा है, बट डिफरेंस ऑब्वियसली बात है डबल तो नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ग्राफ को तो वोल्टेज 40 से 80 किया, डबल वोल्टेज कर दिया, लेकिन जो डिफरेंस है वो ग्राफिकली देख के पता चल रहा है कि वो बढ़ेगा लेकिन डबल नहीं बढ़ रहा, डबल से कम बढ़ रहा है वो, क्योंकि मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हो रहा है। ये मैथमेटिकल कैसे प्रूफ कर पाएंगे इसको? तो इसका मतलब इसका आंसर जो हुआ, कहाँ गया क्वेश्चन ये, ठीक है यार, इसका आंसर बोलो। सर डी होगा। डी होगा। अच्छा आखिरी वाला मेरे ख्याल से रिपीट हो गया क्वेश्चन, शायद वही क्वेश्चन अभी जो थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, जी सर। हाँ, और बाकी यस इसके सर। ये आंसर्स हैं इसके इधर यहाँ पर सारे। तो ये था पूरा आपका एक्सरेज की थ्योरी विद एग्जांपल विद सम क्वेश्चंस। हमने अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपसे एचसी वर्मा के क्वेश्चन लगाने होंगे आपको, ठीक है। और उसमें ब्रैग लॉ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ब्रैग लॉ अभी छोड़ देना, मैंने ब्रैग लॉ जानबूझ के रोका हुआ है, इसमें एक इंटरफेरेंस का टॉपिक है, वो कराएंगे उसको भी, बट सीक्वेंस में ही कराएंगे सब कुछ। एचसी वर्मा जरूर लगाइएगा, आज का आज ही लगा लोगे तो फायदा होगा, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस। 2-3 दिन का डिले करोगे तो फिर भूल जाओगे ये सब। ठीक है जी बच्चे, जी सर। यस सर। चलिए। एक्सक्यूज मी सर।